नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं मैं। तो आज तारीख है 27 मार्च। डिटेल हाजिर है आपके लिए, वन लाइनर है, क्विज भी है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको। सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं आज की। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी आरबीआई से रिलेटेड है। और आरबीआई तो आप सभी लोग जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक कमेटी गठित की है और वो डिजिटल भुगतान से जुड़ी हुई चीजों के बारे में उनको और ज्यादा जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है, ये कमेटी गठन की गई है आपकी नंदन नीलकड़ी जी की अध्यक्षता में। नंदन नीलकड़ी जी 5 अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, नंदन नीलकड़ी जी के। और ये कितने सदस्य की कमेटी होगी? 5 सदस्य की कमेटी होगी। तो जब भी कोई कमेटी गठित की जाती है तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा जाता है, एग्जाम में देखा जाता है। तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के साथ साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वित्तीय समावेशन यानी कि आपका डिजिटल पेमेंट का जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसको बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलकड़ी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित की है। ये घोषणा आरबीआई के गवर्नर, जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं, शक्तिकांत दास जी ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव के पहले आयोजन में की थी और जिसे दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। तो फिनटेक में इन्होंने इस तरह की घोषणा की थी कि ऐसा होगा और उस समिति की गठन कर दिया गया है। और किसकी अध्यक्षता में किया गया है? नंदन नीलकड़ी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है और ऐसी कौन सी कमेटी गठित की गई है। तो डिजिटल जो भुगतान होता है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। अब बात है आरबीआई की, बात निकली है तो थोड़ा सा दूर तक ले जाते हैं आरबीआई को। देखिए, आरबीआई जो है ये आपका जो था, इसका जो मुख्यालय है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और सारे बैंकों को आपको कवर करता है। जितने भी भारत में बैंक हैं वो सभी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। आरबीआई का जो गठन किया गया था वो 1 अप्रैल सन 1935 में किया गया था। आरंभ में ये कोलकाता में किया गया था, लेकिन बाद में 1937 में ये मुंबई ले आया गया था। आरबीआई तब से रेगुलेट कर रहा है। आरबीआई के जो प्रथम आपके गवर्नर थे वो 1935 में थे। तो 1935 में जो गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पेशे से बैंकर थे। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ाद भारत के यानी कि जो पूरा इंडिया जब इंडिपेंडेंस पा चुका है तो उस टाइम जो आपके पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि आपके रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन आजाद भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। और जो शक्तिकांत दास जी हैं ये 25वें गवर्नर हैं। अगर आप ऑसबॉर्न स्मिथ से काउंट करेंगे तो ये 25वें गवर्नर हैं, लेकिन अगर आप सीडी देशमुख से कॉल करते हैं तो ये 23वें गवर्नर हैं। तो फिलहाल पेपर में इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि आजाद भारत में जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। कब गठन हुआ था आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935। क्यों पढ़ रहे हैं आरबीआई? क्योंकि अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसका जो नाम है वो डिजिटल भुगतान प्रणाली में कैसे कौन सी दिक्कतें आती हैं उन चीज़ों को संवारने के लिए, उन चीज़ों को और ज़्यादा समावेशन के बढ़ाने के लिए, यानी जो भी लोग अभी भी फाइनेंशियल बैंकिंग से नहीं जुड़ पाए हैं उनको सबको फाइनेंशियल बैंकिंग में लेके आना, ये कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। ठीक है, चलिए अगली जानकारी की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये है केनिया के इनका नाम भूल गया हूं मैं। हाँ, पीटर तबीची। इनका नाम था पीटर तबीची। तो ये है पीटर तबीची जो केनिया के रहने वाले हैं और ये अपनी लगभग 80% सैलरी लोगों में दान कर देते हैं। जो भी केनिया के लोग हैं, केनिया के नुकरू घाटी में ये रहने वाले हैं। और इस बार इनको 2019 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। ग्लोबल टीचर अवार्ड वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। VARKY वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला टीचरों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसमें $1 मिलियन दिए जाते हैं। $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। तो फिलहाल पीटर तबीची अपनी मासिक आय का 80% गरीबों को दे देते हैं और पुरस्कार केनिया की दरार घाटी के एक दूरस्थ हिस्से में विद्यार्थियों के लिए असाधारण शिक्षक की प्रतिबद्धता को पहचानता है। यानी कि यहां पर असाधारण शिक्षक की प्रतिबद्धता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अभी हाल ही में 2019 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर अवार्ड, हाँ जी, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला है? वो है केनिया के पीटर तबाची। केनिया की राजधानी क्या है? केनिया की राजधानी है नैरोबी। और अगर हम बात करें तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इतना उम्मीद आपको याद बना रहेगा कि 2019 से वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको मिला था? एक थे केनिया के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है? पीटर तबीची। ठीक है, अगली जानकारी की ओर चलते हैं।
बहुत यहां पर आपने सुना होगा ना, कोई विज्ञान का एक नियम है, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आता है। तो अब की बारी थी नरेश गोयल जी की नीचे आने की। नरेश गोयल जी जेट एयरवेज के मालिक हैं। जेट एयरवेज शुरू करने का पूरा श्रेय इनको जाता है। ये 1967 में दिल्ली गए थे। उस समय इनकी डेली इनकम 300 रुपए, मंथली इनकम 300 रुपए थी मात्र। और ये एक ट्रैवल एजेंसी में एक ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करते थे। धीरे धीरे ट्रैवल एजेंसी में काम करते करते इनके दोस्त बने, इनके मित्र बने, और जो बाहर के देशों में रहते थे और बहुत सारी एयरलाइन कंपनियों से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनको पूरा जेट एयरलाइन को चलाने का तजुर्बा आ गया, कैसे एयरलाइन का बिजनेस किया जाता है वो सब आ गया। बाद में ये कई सारे विवादों में भी फंसे, और इनका एक सपना था कि ये अपनी जो भी ट्रैवल एजेंसी है उसको एक जेट एयरवेज बना दे, यानी कि जेट एयरलाइन बना दे। पहले इन्होंने एक ट्रैवल कंपनी खोली थी, उसका नाम इन्होंने जेट एयरवेज ही रखा था। और जेट एयरवेज रखने की वजह से लोग इनसे कहते थे, जब इनका मजाक उड़ाया जाता था, कि अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाते हो और उसका नाम तुमने ऐसा रख रखा है जैसे एयरलाइन चलाते हो। तो इन्होंने कहा था मैं बहुत जल्दी अपनी एयरलाइन खोलूंगा। 1991 में इंडिया की पहली प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज थी। जेट एयरवेज इंडिया की पहली प्राइवेट एयरलाइन थी। इससे पहले आपकी इंडियन एयरलाइन थी, जो जब से जेआरडी टाटा ने बनाई थी, जेआरडी टाटा के अंतर्गत थी। बाद में वो जब भारत सरकार के अंतर्गत आती है तो भारत सरकार उसकी बहुत बुरी हालत कर देती है। पहले वो इंडियन एयरलाइंस इतनी अच्छी थी कि लोग कहते थे कि बेस्ट है, और उसके बाद वो इतनी खराब हो गई, आज के टाइम पे उसको वर्स्ट माना जाता है। फिर उसके बाद जेट एयरवेज का ऐसा क्यों हुआ? जेट एयरवेज अपने पिछले कुछ पहले 2016-17 में इन्होंने लगभग 2250 करोड़ रुपए का एक सौदा किया था, एयर सहारा को खरीद लिया था। ये 2250 करोड़ रुपए जुटाने में ये कंपनी दिवालिया हो गई, और अपने कर्मचारियों और जो भी वर्कर है उनको सैलरी नहीं दे पाई, जो इनके ऊपर कर्जा था उसको कर्जा को नहीं चुका पाई, और फिर इसके बाद इसको अपने शेयर वगैरह बेचने पड़े। एतिहाद एयरलाइंस, एतिहाद दुबई की एयरलाइंस है, उसको अपने शेयर बेचने पड़े। और अब ये कंपनी की हालत ये हो गई है कि ये बिल्कुल दिवालिया कंडीशन पे है, और अब जिन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया था उन्हें इस जगह से अपना इस्तीफा देना पड़ा है। तो जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने कैश स्टेप एयरलाइन बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही नरेश गोयल अध्यक्ष पद से स्थगित हो गए हैं, और एक और निदेशक केविन नाइट ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बोर्ड ने बकाया ऋण के R1 के रूपांतरण पर ऋणदाताओं को 11.4 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। ऋणदाता अब यह ऋण लिखन के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए तक का निवेश कर पाएंगे। बाकी की जानकारी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो आपको बस जो ध्यान रखना है, अभी हाल ही में किसने जेट एयरवेज से इस्तीफा दे दिया है, तो जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया है। एक अगली खबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया गया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत ने लगभग 15 हेलीकॉप्टरों के बारे में आपके बोइंग जो है ये अमेरिकन स्पेस कंपनी है, यानी अमेरिका की कंपनी है, और ये शायद विश्व की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है जिससे चिनूक हेलीकॉप्टर लिए गए हैं। 15 का सौदा हुआ था, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में दे दिए गए हैं। बाकी की न्यूज आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से CH-47F1 चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, तो एयर चीफ मार्शल कौन है? BS धनोआ। एक जानकारी आपको यह भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय धरोहर करार दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से न सिर्फ सेना को युद्ध से जुड़े हथियारों को ले जाने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके जरिए प्राकृतिक आपदा के दौरान चलने वाले सैन्य अभियानों में भी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने और राहत सामग्री जुटाने में मदद मिलेगी। तो जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये गहरी घाटियों में, जो तंग घाटियां होती हैं वहां पे भी उड़ सकता है। 2 पंखे लगे होने की वजह से इसको अच्छी तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। ये लगभग 11 टन वजन बाहर उठा सकता है। अभी चिनूक लगभग 19 देशों में काम कर रहा है। सबसे पहले नीदरलैंड ने इसे खरीदा था, और फिर उसके बाद कनाडा ने इसे खरीदा, और इस तरह से बहुत सारे देश भी इसको खरीदते चले जाए, और बोइंग ही सबको सप्लाई कर रही है। बोइंग US बेस्ड एक विमान निर्माता कंपनी है। अगली जानकारी है FPI, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वॉलंटरी रिटेंशन रूट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। देखिए 2 चीजें, एक है VRR का फुल फॉर्म है वॉलंटरी रिटेंशन रूट, यानी कि स्वैच्छिक संधारण मार्ग। स्वैच्छिक संधारण मार्ग अभी मैं बताता हूं क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FDI, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए आपको सभी को पता है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब भारत में रुपया लगातार कमजोर हो रहा था, आज से लगभग 4 साल पहले, डॉलर के मुकाबले पे,
तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेंगे, यानी कि एफडीआई लेंगे। तो बहुत सारे उन्होंने मार्ग सुझाए, बहुत सारे तरीके उसमें सुझाए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अभी उसी नीति में थोड़ा सा बदलाव करते हुए एफपीआई लाया गया। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा आप न्यूज पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए एक स्वैच्छिक संधारण मार्ग बनाया गया है, जिसे स्वैच्छिक संधारण मार्ग का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य एफपीआई निवेशकों को भारत के ऋण बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देना है। यह मार्ग उनके प्रयोग में आ रहे वर्तमान नियमित मार्ग यानी एफडीआई के अलावा होगा। देखिए, एफडीआई में जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसको यह ध्यान रखना पड़ता है कि आप जितना सरकार निर्धारित करेगी आप सिर्फ उतना ही किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें लगभग 100% एफडीआई है, यानी उसमें आप 100% कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह के सेक्टर है उसमें 10% एफडीआई, यानी केवल 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये होगा, एक और नया तरीका निकाला गया है ताकि भारत में जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक दूसरे रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सके। इस दूसरे रूट में क्या होगा कि इससे ऋण बाजार में एफपीआई दीर्घकालिक और स्थिर निवेशों में संचालन में लचीलापन भी आएगा। भारत क्या कर रहा है, भारत लोगों को ऑफर कर रहा है कि आप यहां पर आइए और अपना इन्वेस्ट करिए, आपके ऊपर किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस रूट के माध्यम से। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो एक शर्त का आपको पालन करना पड़ेगा कि अपना पैसा आपको कम से कम 3 साल के लिए भारत में लगाना होगा। और अगर आप 3 साल के लिए नहीं लगाना चाहते हैं तो जितना आरबीआई आपको बताएगा उतना आपको उतना समय के लिए आपको अपना पैसा भारत में रोकना होगा। इसके 2 रूट है। पहला रूट क्या है, वीआरआर गवर्नमेंट, यानी कि वॉलंटरी रिटेंशन रूट गवर्नमेंट, और वीआरपी कॉर्पोरेशन, वीआरआर कॉर्पोरेशन। तो चाहे तो आप प्राइवेट सेक्टर में लगाएं, चाहे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगाएं। अगर आप गवर्नमेंट का मार्ग चुनते हैं तो 40,000 करोड़ रुपए तक का निवेश भारत में कर सकते हैं। और अगर आप वीआरआर कॉर्प चुनते हैं तो वीआर यानी कॉर्पोरेशन मार्क चुनते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 35,000 करोड़ रुपए तक का ही प्रति वर्ष निवेश कर सकते हैं। तो एफडीआई से अलग एक और निवेश बनाया गया जिसे एफपीआई कहा गया है, और उसके लिए जो मार्ग अपनाया गया है वो है वॉलंटरी रिटेंशन रूट, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जितना चाहें उतना टाइम तक अपना पैसा भारत में लगा सकते हैं। संधारण का मतलब होता है रोक के रखना या बनाए रखना। ठीक है, चलो अगली जानकारी है दोस्तों। अगली जानकारी है आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेजेंट वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स। देखिए, सभी हम लोग जानते हैं कि कई सारी साइट है, जैसे कि बाइगो, जैसे कि आपका बाइगो है, आपका ट्विटर है, आपका शेयर चैट है, गूगल है, फेसबुक है, बाइट डांस है। तो ये कुछ ऐसी सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप सभी इनका यूज जानते होंगे। इसमें क्या बनाया गया है, इसमें चुनाव आने वाले हैं जिसके लिए इन सभी ने अपनी तरफ से भारत के इंटरनेट और मोबाइल संघ ने, यानी भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ ने और इन कंपनियों ने मिलकर एक एथिक्स बनाया है, एक रूल बना दिया है कि अगर इस तरह के कोई पोस्ट करता है तो उसके पोस्ट को हटा दिया जाएगा। और जैसे कि कोई भी अगर गलतफहमी फैलाई जाती है, कोई झूठा समाचार फैलाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। असत्य समाचार क्या होते हैं, यानी कि फॉल्स न्यूज क्या होती हैं? फॉल्स न्यूज ऐसी होती हैं जिनमें जानबूझकर जो भी न्यूज देने वाला है वो गलत न्यूज देता है ताकि लोगों के मन को परिवर्तित किया जा सके। जैसे इनके कई कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण चुनाव जीतने के लिए, धार्मिक कारण किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके जाने के लिए, आर्थिक कारण लोगों में एक अफवाह फैलाने के लिए ताकि वहां से इन्वेस्टमेंट बटोरा जा सके, और कभी कभी तो इसके वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, दोनों लोगों के बीच में, जैसे 2 देशों के बीच में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी को ऊपर दिखाने के लिए। तो अब यहां पर एक समझौता किया गया है IMAI का मतलब हो गया इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की है, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत किया है, एथिक्स प्रस्तुत दिए गए हैं कि अब क्या होगा कि चुनाव आयोग और इन सोशल मीडिया मंचों से मिलकर एक अधिसूचना व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके माध्यम से चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुभाग यानी कि आर्टिकल 126 के संभावित उल्लंघनों और अन्य विषयों के बारे में अधिसूचना भेजता रहेगा। देखिए, अभी क्या था कि अब मीडिया जो सोशल मीडिया है वो अपने आप में एक नया मीडिया बन गया है। सभी को पता है कि पहले हम लोग जो न्यूज लेते थे वो न्यूज़पेपर से लेते थे या टेलीविजन से लेते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से ज्यादा एक्टिव होने की वजह से ये हो गया। लेकिन जब ये चीजें अधिनियम में बनाई गई थी, जब कानून में बनाया गया था, तो उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी कानूनन प्रतिबंध
नहीं है। लेकिन अब इनके ऊपर कानून बनने चाहिए, क्योंकि देश बदल रहा है तो नीति भी बदलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अब इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अब इनके ऊपर भी काम किया जाएगा। जैसे ये बताया जाता है कि चुनाव के दौरान अगर पैसे देकर आप कोई विज्ञापन छपवाएंगे अपनी पार्टी का, तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी पार्टी के ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे आप अपनी इस तरह की चीजों को प्रचार कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग और भारतीय सरकार और मोबाइल संघ ने ये सब मिलकर बनाया है कि ऐसा कुछ ना हो पाए, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। तो इसके लिए एक आचार संहिता यानी इथिक्स बनाए गए हैं। अगली जानकारी है दोस्तों, शारदा पीठ कॉरिडोर पाकिस्तान हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए गलियारा खोलने पर सहमत हो गया है। शारदा पीठ माता देवी के, मतलब जो देवी माता जी हैं उनके, जिनको हम लोग मानते हैं कि वो दुर्गा हैं, वो शारदा हैं, वो सरस्वती हैं, तो जो भी देवी हैं उनके 18 पीठों में से एक है, जो कि आपके पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। शारदा पीठ आपका जो है वो योरमुख नदी के किनारे है, योरमुख नदी के किनारे है। तो वहां पर एक छोटी सी नदी बहती है। अब पीओके इसको खोलने को तैयार हो गया है, यानी हिंदू तीर्थ यात्री भी अब जाके वहां पे अपने मत्था टेक सकेंगे, पूजा वगैरह कर सकेंगे। अभी करतारपुर साहिब एक गलियारा खोला गया था, जिसके जरिए करतारपुर साहिब जो है पंजाब के लोग जो है बहुत ज्यादा मानते हैं, जहां पे ये माना जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, उनके लिए उनका जो वहां पर धर्म स्थल है वो वहां पर बना हुआ है, जिसके लिए वहां पर जाते हैं, तो वो उसको तीर्थ स्थल माना जाता है। अब उसको खोल दिया गया। अब उसको खोलने के बाद एक और हिंदू तीर्थ स्थल खोला जा रहा है, जिसका नाम है शारदा पीठ गुरु नानक देव, सॉरी मैं गुरु गोविंद सिंह बोल दिया, गुरु नानक देव के लिए, जो ये माना जाता है गुरु नानक देव ने तलवंडी के पास वहां पर अपना जीवन बिताया था, तो वो करतारपुर में ही है, और इसलिए वहां पर उसको जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो बहुत पवित्र मानते हैं। तो सिख धर्म के लिए उन्होंने करतारपुर साहिब गलियारा खोल दिया है, वहां पर जा सकेंगे, बिना वीजा वहां यात्रा कर सकेंगे। उसी तरह से हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए शारदा पीठ में उन्होंने खोल दिया है और इसके लिए सहमति दे दी है। पाकिस्तान के पीओके स्थित शारदा पीठ गलियारे को हिंदू तीर्थ यात्रियों, विशेषकर भारत के श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। पाकिस्तान द्वारा यह सहमति 25 मार्च 2019 को प्रदान की गई। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नामक मध्य गलियारे के बीच में सहमति के बाद शारदा पीठ गलियारे को भारत के लिए खोला है। गौरतलब है कि भारत का विदेश मंत्रालय पहले से ही इस गलियारे को खोलने के लिए प्रस्ताव भेज चुका है। इस संबंध में कुछ सरकारी अधिकारी इलाके का दौरा भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूदा शारदा पीठ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर स्थित शारदा पीठ के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां देवी सती का दायां हाथ गिरा था। इस मंदिर को ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुर के नाम से भी जाना जाता था। शारदा पीठ में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऋषि पाणिनि ने यहीं अपने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित था? पाणिनि के द्वारा, ऋषि पाणिनि द्वारा। यह मंदिर विद्या साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है और महाराजा अशोक के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। मंदिर के निकट एक तालाब है जिसे माधोमती तालाब के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि इसका जल हिंदू समुदाय के लिए काटस राज मंदिर की तरह जल की तरह बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो अभी हाल ही में किस गलियारे को खोलने की पाकिस्तान ने सहमति दे दी है? वो है आपका शारदा पीठ, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। अभी एक है न्यूनतम आय गारंटी योजना और यूनिवर्सल बेसिक स्कीम। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक घोषणा की थी कि वो अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 25 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। राहुल गांधी द्वारा यह भी कहा गया था कि कांग्रेस की इस योजना के तहत न्यूनतम आय की सीमा 12,000 रुपए रखी गई है। 12,000 से कम आय वाले ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। न्यूनतम गारंटी योजना क्या होती है, इसके लिए मैं ये स्लाइड लेके आया हूं। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है? देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कई देशों में लागू है, दुनिया के कई देशों में लागू है। एक्चुअल में वहां के जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से उनको प्रतिबद्धता रूप से हर साल हर महीने कुछ ना कुछ रकम दी जाती है। जबकि ये जो है न्यूनतम आय गारंटी योजना, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, ये कोई कानूनन अधिकार नहीं होता। जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कानूनन अधिकार होता है। तो यह रकम गरीबी रेखा के मानक से तय की जा सकती है। इसके तहत सरकार एक निश्चित रकम तय करती है और फिर एक मानक स्थापित कर इसका वितरण करती चली जाती है। यह एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो केवल गरीब नागरिकों को बिना शर्त सरकार द्वारा दी जाती है। इसके लिए व्यक्ति की आय तय मानक के अनुसार होनी चाहिए और उसे उस देश का नागरिक भी होना चाहिए जहां इसे लागू किया जाता है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की अवधारणा अपने मूल रूप में सभी नागरिकों के लिए बिना वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह उस न्यूनतम राशि के बिना शर्त अंतरण पर बल देती है, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और जिससे उनके गरिमामय जीवन को संभव हो सके। तो देखिए, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम एकदम अलग है
और न्यूनतम आय गारंटी योजना ये एकदम अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, दो चीजें अलग अलग है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो है, ये किसी भी नागरिक का मूल अधिकार होता है, लेकिन हमारे देश में ये लागू नहीं है। दुनिया के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, कनाडा, जहां पे ये लागू है, वहां पे कोई भी गरीब होगा तो उसको निश्चित एक बेसिक इनकम मिलेगी ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगली जानकारी है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने गोलान हाइट्स पर हस्ताक्षर कर दिए। दो देश हैं, सीरिया और इजराइल। 1967 में उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। 1967 में उन दोनों के बीच में 1967 के युद्ध में क्या हुआ कि इजराइल ने सीरिया पर गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया। इसमें इजराइल के लगभग 510 लोग मारे गए थे, जबकि सीरिया के 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 5000 से लोग ज्यादा घायल हुए थे। तो इस युद्ध में उन्होंने सीरिया पर कब्जा कर लिया था, और सीरिया में ISIS आप जानते ही हैं, वहां पे आंतरिक युद्ध चल रहा है। तो फिलहाल अभी तक ये कब्जा तो था, लेकिन इसके ऊपर कोई वैधानिक मान्यता नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अपनी मान्यता दे दी है, उस सिग्नेचर को साइन कर दिया है कि मैं मानता हूं कि ये जो पार्ट है गोलान हाइट्स, ये आपका सीरिया का पार्ट है, सॉरी इजराइल का पार्ट है। लेकिन अब यहां पर बहुत सारी तीखी आलोचनाएं आ रही हैं, उन लोगों को लग रहा है कि आपने सही नहीं किया है। इवन सीरिया का ये कहना है कि ये उसकी संप्रभुता पर तीखा हमला है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गोलान हाइट्स कहाँ है? गोलान हाइट्स सीरिया में है, और रेवेंत नाम का एक जगह है सीरिया में। रेवेंत के पूर्व साइड पे ये है, रेवेंत एक जगह है सीरिया में, वहां से सीरिया की राजधानी आपको पता ही है दमिश्क। रेवेंत वहां से थोड़ा सा कम 1400 किलोमीटर होगा। तो वहां रेवेंत नामक एक जगह है जहां से सीरिया, जहां पे गोलान हाइट्स है। गोलान हाइट एक सुंदर सा प्लेस है, और काफी ज्यादा वहां पर अभी तक क्या होता रहा है कि दक्षिण एशियाई जो दक्षिण सीरिया के लोग, आतंकवादी समूह हैं, गोलान हाइट्स को इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं। अगली जानकारी है आपके लिए कि 29 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार है इसरो। इसरो अभी एक प्रोग्राम दे रहा है, वो प्रोग्राम आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोग्राम है 1 अप्रैल सन 2019 के लिए, मतलब अभी जो 1 अप्रैल आने वाला है उसमें ये लॉन्च करेंगे। 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेंगे। इसका नाम है PSLV-C45, ठीक है। ये अपने साथ इमीसैट ले जाएगा और प्लस 29 और सैटेलाइट ले जाएगा, 29 पेलोड को और ले जाएगा। इमीसैट क्या है? 436 किलोग्राम वजन का एक सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मापना है। इसको फुल पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग सैटेलाइट, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है उसको नापने के लिए सैटेलाइट भेजा जा रहा है। उसके अलावा 29 सैटेलाइट और जाएंगे, और जिनमें वो ग्राहक है, यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं वो हैं लिथुआनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका से हैं। उन्हें लगभग 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। तो इसरो के बारे में आपको थोड़ा पता ही होगा कि इसरो जो है वो के सिवान के निदेशक में है, यानी कि जो डायरेक्टर हैं अभी वर्तमान समय में वो कौन है? वो है के सिवान, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर में की गई थी, और बेंगलोर में विक्रम अम्बालाल साराभाई जी ने की थी। विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह माने जाते हैं, और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान शुरू करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ये आज के डिटेल करंट अफेयर्स हो गए हैं आपके लिए, और अब हम लोग बात करेंगे वन लाइनर की। देखते हैं आज के जो करंट अफेयर्स के वन लाइनर हैं वो क्या है। हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए कौन सा मार्ग बनाया गया है? तो स्वैच्छिक संधारण मार्ग, जिसे हम लोग कहेंगे वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, ठीक है। और FPI आपको पता ही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाल ही में किसने भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष एक स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की है? तो वो सोशल मीडिया के कुछ मंच जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और IMAI, यानी कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो उन्होंने CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने आप शामिल कर लिया है। 4 हेलीकॉप्टर अभी आए हैं और 15 टोटल आने हैं, जिसमें से 4 आ गए हैं। पाकिस्तान ने POK स्थित किस गलियारे को हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए, विशेषकर भारत के श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो वो है शारदा पीठ। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत देश के 20% परिवारों को कितने रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा किया गया है? तो उन्होंने ये वादा किया है 72,000 रुपए वो प्रतिमाह देंगे। हाल ही में किस प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, किसको वैश्विक? तो वो है पीटर तबीची, न्यूजीलैंड के केनिया के पीटर तबीची को सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के साथ साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष है नंदन नीलेकणी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर किसकी संप्रभुता को मान्यता देने वाली एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है इजराइल की संप्रभुता। वहां पे कब्जा था लेकिन अभी अमेरिका उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, तो वो फिलहाल वो इमीसैट को करेगा, इमीसैट का प्रक्षेपण करेगा और वो करेगा 1 अप्रैल 2019 को और सुबह 9:30 बजे के आसपास ये प्रक्षेपण करेगा। हाल ही में कौन जेट एयरवेज के अध्यक्ष पद से स्थगित हुए हैं, तो वह जेट एयरवेज के संस्थापक और जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल। जानकारी में पहला क्विज है, हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए कौन मार्ग बनाया गया है, तो वह है स्वैच्छिक संधारण मार्ग जिसे VRR कहा जाएगा, यानी कि वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। हाल ही में किसने भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष एक स्वैच्छिक आचार संहिता प्रस्तुत की है, तो सोशल मीडिया के कुछ मंचों और IMAI ने, यानी कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, तो उन्होंने CH-46 चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने POK स्थित किस गलियारे को हिंदू तीर्थयात्रियों विशेषकर भारत के श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की है, तो वो है आपके शारदा पीठ को। करतारपुर साहिब गलियारे के बाद अब शारदा पीठ। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत देश के 20% परिवारों को कितने रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा किया है, तो उन्होंने 72,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा किया है। लेकिन यहां पर जो आपको एक न्यूज थी वो न्यूनतम आय गारंटी योजना अलग चीज है और यूनिवर्सल बेसिक स्कीम अलग चीज है, वो बताने के लिए मैंने ये न्यूज बनाई थी। हाल ही में किस प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, तो उन्हें अभी पीटर तबीची को, जो कि केन्या के रहने वाले हैं, उनको हाल ही में वैश्विक यानी कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के साथ साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष है नंदन नीलेकणी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर किसकी संप्रभुता को मान्यता देने वाली एक घोषणा पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने वाली गोलान हाइट्स पर एक हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसकी विश्व में तीखी आलोचना हो रही है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, तो अभी वो 1 अप्रैल 2019 को इमीसैट को प्रक्षेपण करेगा। साथ साथ इसके साथ 29 सैटेलाइट भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। और आज की आखिरी न्यूज, हाल ही में कौन जेट एयरवेज के अध्यक्ष पद से स्थगित हो गए, यानी किसने अभी जेट एयरवेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो है नरेश गोयल। जेट एयरवेज घाटे में चल रही थी और काफी ज्यादा परेशानी में थी, जिसकी वजह से नरेश गोयल को इस्तीफा देना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए करंट अफेयर्स। तो फिलहाल बाय बाय।